So, Namaskaram all, and let's start with the provision of section 16, which talks about eligibility. This section talks about eligibility and conditions. So, here we are having 2 points. Who is eligible for claiming input tax credit and what are the basic conditions of claiming input tax credit. आगे जाके भी सेक्शंस में आपको कुछ एडिशनल कंडीशन पता चलेंगी, लेकिन एडिशनल कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब व्हेन यू क्वालिफाई फॉर द बेसिक राउंड। जरा ये समझने का पॉइंट याद रखो। सेक्शन 16 आपको बेसिक क्वालिफिकेशन बताता है कि इफ यू आर क्वालिफाइड बाय सेक्शन 16 देन ओनली यू कैन क्लेम द इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप बुक कर सकते हो। अब बुक करोगे तो यूटिलाइज करने के कंडीशंस अलग है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के कंडीशंस अलग है, तो एडिशनल कंडीशंस है आगे। बट सेक्शन 16 इज द बेस सेक्शन ऑफ होल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आगे आने वाले सारे प्रोविजन सेक्शन 16 से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट सेक्शन 16। सर हु इज एलिजिबल? सो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो देखो पहला वर्ड देखो, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेल द क्रेडिट। मेरा एक फ्रेंड था जिसने बी बिंदास करके एक कंपनी चालू की थी जो टी-शर्ट के ऊपर वो कुछ तो प्रिंट वगैरह करके वो सेल करने का, गारमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने वो काम किया था। उन्होंने एक मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, 3-4 साथ में आए, एक वेबसाइट बनाया और वो ऑर्डर वगैरह लेना चालू हो गए। अब उनको ऑर्डर कैसे मिलते थे स्टार्टिंग में, 2 टी-शर्ट की 3 टी-शर्ट की, लेकिन अभी उनको तो कॉस्ट कम करना था, तो दे वेंट टू द मार्केट जो जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में टी-शर्ट मिलता है एंड दे टुक अराउंड 500 टी-शर्ट्स एंड ऑल, ठीक है ना। अब 500 टी-शर्ट ले ले तो सामने वाले बंदे ने उनको जीएसटी चार्ज किया। अब जीएसटी चार्ज किया तो ये भाई मुझे फोन करके पूछ रहे क्या हमें जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। लेट मी टेल यू बाय दैट टाइम दे वर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो मैंने उनको सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं मिलेगा। तो ही वाज सेइंग कि अरे भाई अभी हम कल जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और कल अप्लाई करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन आएगा तो तब बुक कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। When you are purchasing something, when you are importing something, then at that moment you should be a registered person, क्योंकि जब सामने वाले ने सेल किया आपको, तो अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो वो B2C में डालेगा, B2B में नहीं डालेगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो, ठीक है ना। आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, सामने वाला जब तक आपका जीएसटीएन नंबर वहां पे रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक आपको आपके 2A में दिखेगा ही नहीं। उसका जीएसटीआर 1 फाइल होगा, आपके 2A में दिखेगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्रेडिट कैसे ले लोगे। तो only a registered person can avail the credit. So this is the first point. Unregistered person cannot claim the credit. Sir, a registered person. So I am a GST registered person. I purchase goods for both my business purpose, my personal purpose. Goods which are purchased for personal purpose, like this shirt, like shoes, mobile, ठीक है ना, जो पर्सनल, जैसे मैंने अपनी मम्मी के लिए एक मोबाइल लिया था. So all these things are purchased for the personal use, ठीक है ना, not for the business use. और जो चीज बिजनेस यूज के लिए परचेस नहीं होती, प्लीज अंडरस्टैंड, जो चीज बिजनेस यूज के लिए परचेस नहीं होती उसके ऊपर आपका क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं बनता, ठीक है ना। सो दोज गुड्स मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। अब यूज मतलब यूज तो पास्ट टेंस हो गया। अब आपने 1000 kg रॉ मटेरियल मंगाया या 1000 क्या बोलते हैं या 1000 टन का अगर रॉ मटेरियल मंगाया, केजी तो छोड़ दो, 1000 टन का अगर आपने रॉ मटेरियल मंगाया तो यार एक ही टाइप में थोड़ी ना कि सारा यूज होगा। तो यूज पास्ट टेंस था, इसलिए उन्होंने बोला ये यूज वर्ड को हम क्या कर देते हैं, इंटेंडेड टू बी यूज भी करते हैं। तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए दैट दिस गुड्स शुड बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। एंड देन वी आर हैविंग फॉलोइंग कंडीशन। तो आप समझो दो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Only a registered person can claim input tax credit on goods or inputs which are intended to be used in the course or furtherance of a business, subject to he is having valid tax invoice. He must have valid tax invoice or debit note or a prescribed document. अब prescribed document में क्या होता है, तो जब रिवर्स चार्ज लगता है तो टैक्स चालान हो सकता है। अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो यहाँ पे टैक्स चालान हो सकता है, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में। दूसरा, अगर आपने इंपोर्ट किया होगा तो इंपोर्ट करोगे तो एक कस्टम में आपको एक डॉक्यूमेंट पढ़ाया जाएगा, बिल ऑफ एंट्री, तो यू कैन हैव अ बिल ऑफ एंट्री एज एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट आर द बेस डॉक्यूमेंट, उसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं। He had received, okay, he has received goods and services, मतलब फैक्ट्री में, उसके फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज आ जानी चाहिए। जब उन्होंने ये वाला कंडीशन लिखा तो एक प्रॉब्लम अराइज हुआ। वो प्रॉब्लम आप समझोगे तो आपको आईटीसी जरा और अच्छे से समझेगा।
इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि गुड्स जो है अगर सप्लायर के यहां से निकले, गुड्स अगर सप्लायर के यहां से निकले, ठीक है ना, ये ट्रक यहां से निकला और ये आपकी फैक्ट्री है या बायर हो, ठीक है ना, ये रेसिपिएंट है जिसको आईटीसी लगेगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में जो गुड्स है वो यहाँ पे जब तक रिसीव्ड नहीं हो जाते, यहाँ पे जब तक रिसीव्ड नहीं हो जाते तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। दिस इज अ बेस कंडीशन। अब पहला प्रॉब्लम, मैं दो आपको इसमें से इश्यू पढ़ाऊंगा। पहला इश्यू, सप्लायर के यहां से एक नहीं 4 ट्रक निकले, ठीक है ना, एक नहीं 4 अलग अलग ट्रक निकले, इसको बोलते हैं गुड सप्लाइड इन लॉट्स। अभी 4 ट्रक अलग अलग टाइम पे निकले, गुड सप्लाइड इन लॉट्स। तो फर्स्ट वीक में एक आ गया, तो अप्रैल में एक कंसाइनमेंट आ गया, मई में दूसरा आ गया, जून में तीसरा आ गया, जुलाई में चौथा आ गया, ठीक है ना। ऐसे 4 कंसाइनमेंट अलग अलग टाइम पे आपको मिले। आपने पीओ एक ही दिया था, आपने परचेस ऑर्डर पकड़ लो 1000 टन का एक ही टाइम पे दिया था, लेकिन हर एक टाइम पे 250 टन का ही माल आया, 250 टन का ही माल आपके यहाँ पे रिसीव हो गया। तो बात, और यहाँ पे इनवॉइस भी 1000 टन का ही बना हुआ है। तो ये बात ऐसी हो रही थी कि फिर इनवॉइस जो 1000 टन का आपने परचेस किया हुआ है उसका आईटीसी कब बुक होगा, कौन से महीने में बुक होगा। 2-3 ऑप्शन आपको देता हूं। क्या फर्स्ट मंथ में जहां पे आपने पहला इनवॉइस लेकर आए थे अप्रैल के मंथ में, क्वांटिटी आपके पास 250 का रिसीव हुआ, लेकिन गुड्स का आपने परचेस किया 1000 टन का, ठीक है ना। सेकेंड, या तो लास्ट मंथ में जब सारे क्वांटिटी पहुंच गए, या तीसरा प्रोपोर्शनेट, जितना गुड्स आते जाएगा उतना 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 आईटीसी बुक होते जाएगा। तो व्हाट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बिल एक ही है, समझो बिल एक ही है, तीनों बिल अलग अलग बनेंगे लेकिन इनवॉइस एक ही बनेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर एक ही टाइम पे दिया, पेमेंट भी एक ही टाइम पे किया हुआ है। तो ऐसे केस में उन्होंने बोल दिया ना ही पहला ना ही प्रोपोर्शनेट, हम लास्ट लॉट जब रिसीव होता है, कौन सा लॉट, लास्ट लॉट जब रिसीव होता है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। ये पहला इश्यू मैंने आपको बता दिया, जो आपका सॉल्व कर दिया मैंने एक चीज। सेकेंड इश्यू, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इश्यू आता है। अब पकड़ लो मैं मुंबई का हूं, मेरा जॉब वर्कर बैंगलोर का है, ठीक है ना, मैं मुंबई का हूं, मेरा जॉब वर्कर जो है वो बैंगलोर का है, और मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर आरएमएस, मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर वो भी बैंगलोर का है, ठीक है ना। मैं मुंबई का हूं, तो मुझे ना फिनिश गुड्स मुंबई में चाहिए, लेकिन क्या कोई पागल ऐसे करेगा, सोचो कि रॉ मटेरियल बैंगलोर का है, बैंगलोर से पहले रॉ मटेरियल मुंबई में मंगाएगा ट्रक से, ठीक है ना, और फिर मुंबई से ट्रक जाएगा बैंगलोर अपने जॉब वर्कर के पास जहां पे गुड्स फाइनलाइज होने वाले। ये ऐसा बैंगलोर टू मुंबई, मुंबई टू बैंगलोर करने से अच्छा है हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, हम डायरेक्टली ये कर सकते थे, बैंगलोर टू बैंगलोर मेरा रॉ मटेरियल चला जाता, जॉब वर्कर मेरा फिनिश गुड्स बना के फिनिश गुड्स मुझे यहाँ पे सेंड कर देता मुंबई में। लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं होगा, आपने क्या किया था, परचेस किया था, आपने परचेस किया था और आपके यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए, गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड नहीं हुए, क्योंकि आपने जो परचेस किया था वो गुड्स आपने एक्चुअली रिसीव नहीं किए। अब गुड्स एक्चुअली अगर आपने रिसीव नहीं किए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, जॉब वर्कर, परचेस कौन कर रहा है, मुंबई से जो आप प्रिंसिपल हो, आप वहां पे परचेस कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये अलाउ कर दिया, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू मुंबई लेकिन शिप टू बैंगलोर। बिल टू शिप टू मॉडल में ये अज्यूम्ड किया जाएगा कि ये जो मुंबई का बायर है उसने गुड्स रिसीव किए, ऐसे अज्यूम्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो इश्यू यहाँ से इवॉल्व हुए थे। यहाँ पे देखो, ये पहला इश्यू यहाँ पे एड्रेस किया उन्होंने, गुड्स डिलीवर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन, ये मेरा जॉब वर्कर, मेरा एजेंट कोई भी हो सकता है, ऑन अ डायरेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने परचेस किया हुआ है, डीम्ड टू बी, एक्चुअल में नहीं लेकिन डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो टेक्निकली वो बताना क्या चाहते हैं, आईटीसी इज अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इवन ऑन बिल टू शिफ्ट मॉडल। बिल टू शिफ्ट मॉडल के ऊपर भी आप अगर काम करोगे तभी भी आईटीसी मिलेगा। और ये रहा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर आप गुड्स अगर लॉट्स में आते हो, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपके यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं, देयर आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पे अपने माइंड में फिट कर दो।
बिल टू शिप टू मॉडल भी एक्सेप्टेबल है, और जब लॉट्स में आते हैं तो लास्ट लॉट पे आपको यहाँ पे ये कंडीशन कंप्लाई हो गया ऐसे मानने का, और उस टाइम पे अपने को गुड्स का आईटीसी मिलेगा। आगे चलते हैं। जो मेरा सप्लायर है, ही मस्ट हैव पेड द टैक्स, टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पेड आइदर इन कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। वो भरने के टाइम पे यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी भी कर सकता है या कैश से भी भर सकता है, वो उसका प्रॉब्लम है। वो भरने के टाइम पे उसके यहाँ पे अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट लेजर यूज करेगा, और क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं रहेगा तो ई कैश लेजर यूज करेगा। बट ही मस्ट हैव डिपॉजिटेड कैश टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जब तक वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा नहीं तब तक मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए लीगली। लेकिन यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे आपको आईटीसी दे दिया जाता है, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता कि सामने वाले ने डिपॉजिट किया कि नहीं किया। तो गवर्नमेंट पहले प्रोविजनल बेसिस पे आपको दे देता है, फिर गवर्नमेंट वेट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कि उतने पीरियड में आपका टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर मिसमैच का दोनों को नोटिस जाता है। फिर जिसकी गलती होगी उसको अपनी गलती सुधारनी होगी, ठीक है ना, ऐसी बातें होती है। एंड ही हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अंडर सेक्शन 39 कौन सा रिटर्न जाता है राजा? जीएसटीआर 3 या जीएसटीआर 3B। आज की तारीख में 3B जा रहा है, तो आपको अगर आईटीसी अवेल करना है तो आपको पहले 3B भरना पड़ेगा, मतलब आपका रिटर्न पहले भरना पड़ेगा। रिटर्न भरोगे तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी बातें कर ली है। सर ऐसा कोई टाइम लिमिट होता है क्या क्रेडिट अवेल करने का? सर इधर यानी टाइम लिमिट की जैसे पकड़ लो, एक जून के मंथ में किसी ने कुछ परचेज किया था, ठीक है ना। जून के मंथ में किसी ने कुछ परचेज किया था और उसका बिल मैंने अकाउंटेंट को दे दिया। अब अकाउंटेंट लोग जो होते हैं ऑफिस में, उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है। वो अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर लिया, वो बिल लिया और अपने ड्रॉवर में रख दिया। अब ड्रॉवर एक अलग ही लेवल का फिक्स डिपॉजिट्स होता है, ठीक है ना। ड्रॉवर में इतने सारे बिल, इतने सारी चीजें होती है, चेक बुक, ये वो, स्टैम्प पैड। अकाउंटेंट का ड्रॉवर मतलब समझो उसके ड्रॉवर में अगर कुछ ढूंढना होगा तो गूगल मैप लगाना चाहिए वहां पे, इतना चीजें वहां पे कॉम्प्लिकेटेड करके रखा होता है। तो बेचारे ने एक आध जो बिल था जो मैंने दिया था उसको भूल गया जून में बुक करना, जून में क्रेडिट अवेल करना भूल गया, वो अकाउंटेंट भूल गया। तो क्या कर लेंगे अभी, उसके हाथ काट देंगे क्या? तो आंसर इज दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, अगर अकाउंटेंट हैज फॉरगॉटन टू बुक वन परचेज बिल ऑफ जून मंथ, तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, जुलाई में कर लो। सर जुलाई में भी नहीं कर पाया तो अगस्त में कर लेना। सर अगस्त में भी नहीं हो पाया तो अगस्त में, सितंबर में कर लेना। सर सितंबर में नहीं कर पाया तो भैया मार्च तक कर लेना। कभी तो वो ड्रॉवर खोलोगे आप, सर मार्च में भी नहीं कर पाया तो अरे तो नेक्स्ट अप्रैल में कर लेना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ यहां तक कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी इस साल के क्रेडिट होते हैं, मतलब ये अभी फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो, 1920 के जो भी क्रेडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1920 के जो भी क्रेडिट्स होते हैं, वो सितंबर का रिटर्न भरने के पहले या एनुअल रिटर्न के पहले आपको करना ही पड़ेगा। ये देखो क्या बता रहा है सर, इधर इन टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, यस। आईटीसी पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे 1920 एग्जांपल के लिए ले लिया, कैन बी अवेल्ड बाय 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर का जो रिटर्न 20th अक्टूबर पे भरते हो उसके पहले, या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ऐसी बात की गई है, ठीक है ना, व्हिचएवर इज अर्लियर की गई है। तो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। एक्सेप्शन पढ़ने के लिए 2 मिनट का मुझे टाइम दे दो, 2 मिनट का टाइम दे दो। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ा देता हूं आपको। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स दिए, ठीक है ना। अब कुछ कुछ रेसिपिएंट इतने गिरे हुए होते हैं, इतने हरामी होते हैं कुछ कुछ रेसिपिएंट, कि हमसे इनवॉइस ले लेते हैं। हमसे क्या ले लेते हैं? इनवॉइस ले लेते हैं। ये इनवॉइस ले लिया हमसे इन्होंने। नाउ दे हैव टेकन द इनवॉइसेस फ्रॉम अस, जैसे पकड़ लो ये इनवॉइस है मेरा, तो सर्विस का मेरा उन्होंने ले लिया 1 लाख, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 0.18 लाख। तो ये 1.18 लाख का इनवॉइस उन्होंने ले लिया, और 18,000 का क्रेडिट भी बुक कर लिया ये रेसिपिएंट ने। ये रेसिपिएंट ने क्या कर लिया? क्रेडिट भी बुक कर लिया। अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैंने उसका अपने पॉकेट में से जीएसटी भर भी दिया, ठीक है ना। मैंने बोला अच्छा क्लाइंट है, पैसे दे देगा मुझको, और मैंने जिस महीने में इनवॉइस इश्यू किया था, आपको तो पता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉल हो गया, तो अगले महीने की 20 तारीख को मैंने अपनी जेब में से
अपने खुद के पैसे यूज करके मैंने यहाँ पे जीएसटी भर दिया, लेकिन ये जो रेसिपिएंट है वो इतना गिरा हुआ है कि उसने 1 महीने में मुझे पैसे नहीं दिए, 2 महीने में पैसे नहीं दिए, 3 महीने में पैसे नहीं दिए, 4 महीने में पैसे नहीं दिए, 5 महीने में पैसे नहीं दिए, 6 महीने हो गए पैसे नहीं दिए। डेज में बात करूं तो 180 डेज हो गए। डेज में अगर बात करूं तो 180 डेज हो गए बिल देने के बाद। क्रेडिट भी ले लिया हरामी ने, पैसे मेरे छोड़ दो गवर्नमेंट की भी नहीं दिए और मैंने अपने पॉकेट में से गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। आपको नहीं लग रहा इसको पनिश करने के लिए हमारे पास कुछ, इसको पनिश करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए था? वी मस्ट हैव समथिंग कि चलो यार इसको पनिश ही हो जाए, कुछ ना कुछ करके इसको पनिश कर दो सर। इसको पनिशमेंट देने के लिए कुछ तो होना चाहिए था अपने पास। क्या लग रहा है आप लोगों को, इसको पनिशमेंट लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, पनिशमेंट लगना चाहिए इसको, क्योंकि एक तो हमारे पैसे नहीं दिए, आईटीसी ले लिया बेशरम ने, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला 180 डेज में अगर आपने अगर पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, आपने अगर 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, आपने जो आईटीसी लिया था वो रिवर्सल हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा। और सुनो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का पैसा आपने टाइम पे नहीं भरा, बेचारे ने सामने वाले ने भर दिया है, तो आपको लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आपको लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो पहले तो ये पॉइंट पढ़ लो आप। आईटीसी टू बी एडेड, एडेड मतलब समझ रहे हो ना, रिवर्सल करना पड़ेगा। आईटीसी टू बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जब आईटीसी ऐड हो रहा है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब रिवर्सल हो रहा है आपका इनपुट टैक्स का, with interest 18% if value plus tax of goods and services is not paid within 180 days from issuance of invoice। आप 180 डेज में अगर पे नहीं करोगे तो जितना भी आपने आईटीसी लिया था प्लस 18% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस उतना आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। This is the protection given to the supplier who has issued the invoice but has not received the payment from the recipient। ये उन रेसिपिएंट को ठीक करने के लिए लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। अब आगे क्या हो गया, अब इसका रिवर्सल हो गया, इसको रिवर्सल हो गया, इसको इंटरेस्ट लगना चालू हो गया, तो इसकी अकल ठिकाने पे आ गई। अकल ठिकाने पे आ गई तो इसको 2 साल के बाद इसकी अकल ठिकाने आई। अब 2 साल के बाद इसके मन में आई काम कर देता हूं, मैं पे कर देता हूं बेचारे को। 2 साल के बाद इसने पेमेंट कर दिया इसको रेसिपिएंट को कि चलो आप ले लो, अपने पैसे ले लो, मुझको आपसे कोई मारामारी नहीं करनी है। अब 2 साल के बाद, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। अकल आई तो आई, पैसे आए तो आए, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जिस दिन ये पे कर देगा, ये परमानेंट डिसअलाउंस नहीं है, ये टेम्पररी डिसअलाउंस है, जिस दिन ये पेमेंट कर देगा उस दिन उसको अलाउ कर देना, इस दिन इसको क्या कर देना, आईटीसी फिर से दे देना। लेकिन सुनो, इस दिन आईटीसी का ही खाली क्रेडिट मिलेगा, खाली टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इंटरेस्ट का नहीं। आप जरा समझो, जो इंटरेस्ट आपने भरा होगा 2 साल में, वो इंटरेस्ट तो चला गया, वो तो आपको मतलब वो तो पनिशमेंट दी गई थी इंटरेस्ट की। टैक्स आपका जो आपने पहले स्टेज 1 में क्या भरा था, स्टेप 1 में आपने आईटीसी ले लिया था, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या हो गया, आईटीसी रिवर्स हो गया, इंटरेस्ट लग के रिवर्स हो गया, जब भी होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ रिवर्स हो गया, प्लस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भी ले लिया। और स्टेप 3 पे आपने जब पे किया तो गवर्नमेंट बोलता है फिर से आईटीसी ले लेना, आप फिर से आईटीसी ले लेना, आप फिर से अवेल, इसको रीअवेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवेल नहीं बोलते, इसको रीअवेल बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रीअवेलमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। यू कैन रीटेक द क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाली क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मतलब टैक्स का, इंटरेस्ट का नहीं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑन पेमेंट मतलब आपने पेमेंट कर दिया, द आईटीसी कुड बी रीअवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। वहां पे आप टाइम लिमिट लगाओगे, अभी मेरे एग्जांपल में उसने 2 साल ले ली थी पे करने के लिए, अब 2 साल मतलब वो तो फाइनेंशियल ईयर कब का चला गया, उसका सितंबर भी चला गया। आप रीअवेलमेंट के ऊपर अगर आपने टाइमिंग लगा दिया तब तो सर इश्यू हो जाएगा। तो यस, हमने बोला यस, इश्यू नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया, ओके, एक्सेप्शन में उन्होंने क्या बोला कि सर सुनो, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी को टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला है। सर क्या हर ट्रांजैक्शन में पेमेंट होता ही है? Am I liable to pay in every transaction? आंसर इज नो। आप हर ट्रांजैक्शन में पे करने की आपको तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे पेमेंट होता ही नहीं है, जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर होगा तो गवर्नमेंट बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे तो सप्लायर को नहीं, रेसिपिएंट को ही टैक्स भरना अपने पॉकेट में से, तो वो तो क्रेडिट उसको तभी मिलेगा जब एक्चुअल में भरेगा। तो रिवर्स चार्ज में ये कंडीशन 180 डेज का नहीं लगता,
दूसरा डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, आपने मेरे साथ पढ़ा था, शेड्यूल 1 पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है तो, सेक्शन 7(1)(c) का शेड्यूल 1, सेक्शन 7(1)(c) का शेड्यूल 1, जिसमें हमने डीम सप्लाई की बात की थी, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, गिफ्ट का प्रोविजन हमने पढ़ा था, इंपोर्ट फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज पढ़ा था। तो जहां पे कंसिडरेशन होता ही नहीं है वहां पे कैसे 180 डेज में कंसिडरेशन पे होगा, तो वहां पे भी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। addition made to the value of supply on account of supplier's liability being incurred by the recipient of the supply। आपको अगर हॉल की बात याद आ रही है वैल्यूएशन में, अगर आपको हॉल की बात आ रही है, ऑब्लिगेशन ऑफ रेसिपिएंट, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट, ऐसा कुछ हमने बात किया था। तो जितना अभी जैसे हमने वहां पे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया था कि 10 लाख रुपए का आपका हॉल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें 2 लाख रुपए कोल्ड ड्रिंक वाले को आपने डायरेक्टली अपने पॉकेट में से दे दिया, तो हॉल वाले को अभी 8 लाख ही दोगे ना, 10 लाख थोड़ी ना क्या दोगे। तो ये 2 लाख रुपए उसको देना ही नहीं है, देना ही नहीं, तो उसके ऊपर आप कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन आपने ऑलरेडी उतने अमाउंट से पे कर दी है, उतना वही कंसिडरेशन था। तो these are the point that you need to keep in mind for input tax credit। ये सेक्शन 16 हो गया। थोड़ा आपको इसको प्रोसेस करने के लिए मैं टाइम देता हूं कि आप इसको प्रोसेस करो, सेक्शन 16 को पूरा टॉप टू एंड पढ़ लो, ठीक है ना, पूरा टॉप टू एंड पढ़ लो। सेक्शन 16 जो मैंने दिया हुआ है आप अपने मॉडल से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे चार्ट बना के दिया विच इज वेरी मच सिस्टमैटिक। और फिर इसके बाद हम चालू करेंगे सेक्शन 17 इन नेक्स्ट लेक्चर, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज ज्वाइन मी एट 11:45, ठीक है ना। 16 का एक सिंगल पेज है ये, ऐसे में से चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो ये सेक्शन आप टॉप टू एंड पढ़ लो, ठीक है ना। एंड देन प्लीज ज्वाइन मी एट 11:45।